होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर में। यूसीसी पर आज संसदीय स्थायी समिति की बैठक राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। बता दें कि यूसीसी पर आज संसदीय स्थायी समिति की बैठक है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। जानेंगे सभी हितधारकों के विचार, सुशील मोदी ने कहा है। यूसीसी को लेकर आज बैठक की जाएगी। दिल्ली में यूसीसी पर आज संसदीय स्थायी समिति की बैठक की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। यूसीसी को लेकर आज बैठक की जाएगी। जानेंगे सभी हितधारकों के विचार। सुशील मोदी ने कहा है कि जानेंगे सभी हितधारकों के विचार। तो यूसीसी को लेकर आज बड़ी बैठक है। संसदीय स्थायी समिति की आज बड़ी बैठक है यूसीसी को लेकर। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। जानेंगे सभी हितधारकों के विचार, सुशील मोदी ने कहा है। तो देश में यूसीसी का चर्चा लगातार बना हुआ है। इसी के साथ आज संसदीय स्थायी समिति की बैठक की जाएगी। यूसीसी को लेकर तमाम विपक्ष पार्टियां इसका विरोध जता रही हैं। इसी के साथ राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में आज यूसीसी को लेकर बैठक की जाएगी। सुशील मोदी ने कहा, जानेंगे सभी हितधारकों के विचार। तो खबर दिल्ली से है, जहां पर यूसीसी पर आज संसदीय स्थायी समिति की बैठक है। यूसीसी को लेकर देश में सियासत तेज होती जा रही है। इसी के साथ आज बैठक की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज संसदीय में बैठक की जाएगी यूसीसी को लेकर, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि आज राजधानी दिल्ली में यूसीसी को लेकर एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसमें 31 सांसद और कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। साफ तौर से इसमें अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इसमें तमाम जो आयोग है अलग अलग वर्गों का, खासकर अगर बात करें तो तमाम जो समाज के लोग हैं उनके दिए गए बयानों को लेकर आज कहीं ना कहीं इस बैठक में दशा दिशा तय की जाएगी। साफ तौर से अगर देखा जाए नंदनी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश की सियासत तेज है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर आने वाले दिनों में यूसीसी के फायदे बताएगी, तो वहीं तमाम विपक्षी दल इसको लेकर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर, इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर सरकार को घेरने के लिए प्रयासरत है। तो वहीं अगर बात की जाए तो आज इस बैठक में कहीं ना कहीं जब 31 सांसद और तमाम कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे, तो इस बैठक में चर्चा की जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे की, और जो आम जनमानस के बयान है उसके आधार पर आगे की दशा दिशा तय की जाएगी। देखिए, लेकिन विपक्ष भी दो धड़ों में बटा हुआ है, एक जो समर्थन कर रहा है, एक जो इसके विरोध में है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल इसको लेकर सुशील मोदी ही की तरफ से एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर में महाराष्ट्र जैसी स्थिति होगी। उनका कहना है कि जो बिहार की सरकार के अंदर में विधायक टूटेंगे और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जैसी स्थिति पनपेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि यूसीसी के कमेटी के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी जहाँ बिहार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक के अंदर में हर एक पहलुओं को जाना जाएगा, हर एक वर्ग के जो सुझाव हैं उस पर चर्चा की जाएगी। इसमें अगर बात की जाए तो जिन 31 सांसदों को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है, साथ ही साथ कमेटी में जो बाहरी सदस्य हैं वो सभी मौजूद रहेंगे और सबकी राय के अनुसार आगे की जो यूसीसी को लेकर, कानून को लेकर सरकार की एक लड़ाई है वो जारी रहेगी। अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक संसद के मानसून सत्र में कहीं ना कहीं यूसीसी बिल को सरकार पास करा सकती है। अगर बात करें तो यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री ने भोपाल के अंदर में एक बयान दिया था कि एक घर में 2 कानून रहे, 2 नियम रहे तो किस तरह से घर चलेगा, जिसके बाद से तमाम विपक्षी दल हमलावर हैं और आज की इस बड़ी बैठक पर कहीं ना कहीं देश भर की निगाहें हैं। क्योंकि बात करें तो आज की बैठक में यूसीसी कमेटी के तमाम वो सदस्य मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कमेटी के अध्यक्ष सुशील मोदी की अगुवाई में ये बैठक होगी। अब देखने वाली बात होगी नंदनी, इस बैठक में
क्या दिशा निर्देश और किन पहलुओं पर चर्चा की जाती है और क्या आगे के फैसले लिए जाते हैं। जी विभांशु, देखिए वहीं पर कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूसीसी का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार इसको लागू कर रही है उससे उनकी पार्टी सहमत नहीं है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर कहीं ना कहीं आम जनता के बीच जाकर पर्चे बांटने की बात कर रही है, मंचों से यूसीसी के फायदे गिनाते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपने देखा कि भोपाल के अंदर में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक अपना थॉट्स दिया, यानी कि उनकी तरफ से अपना बयान दिया गया। और वहीं अगर बात की जाए तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव विरोधी शिवसेना के उद्धव गुट और साथ ही साथ दिल्ली के आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं यूसीसी पर समर्थन करती है। तो वही उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल अपने एक कार्यक्रम में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा गलत है और इस बिल का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। उसके ठीक बाद आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती की तरफ से एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक बयान जारी करते उनकी तरफ से कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो समर्थन करती हैं, मगर जिस तरह से केंद्र सरकार इसे लागू कराने का कार्य कर रही है उस प्रणाली से वो नाखुश है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सुश्री मायावती कहीं ना कहीं अपने यूसीसी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी हैं, मगर यूसीसी का समर्थन करती हैं, सरकार के लागू कराने की नीति पर कहीं ना कहीं वो हमला बोलती है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को कल कहते हुए नजर आए कि 2024 चुनाव के अंदर में ये हमारा सियासी मुद्दा होगा। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो 13 दल हैं जो विपक्ष की 15 दलों में से 13 दल जो विपक्ष की बैठकों में शामिल हुए थे यूनिफॉर्म सिविल कोड का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह हुई कि जब ये बिल मानसून सत्र में अगर पेश किया जाता है तो किस तरह की चर्चा होती है, क्या दलील विपक्ष की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि बात करें तो ये कानून कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर में लागू है, मगर विपक्षी दल इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसे कानून से कहीं ना कहीं हमारे संविधान पर चोट पहुंचेगी। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हैदराबाद दौरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैदराबाद के दौरे पर है। अखिलेश यादव और केसीआर के बीच होगी मीटिंग। तो अखिलेश यादव और केसीआर के बीच मीटिंग की जाएगी। अखिलेश यादव हैदराबाद के दौरे पर है। केसीआर आरजेडी के नेताओं के बीजेपी से संपर्क में होने की चर्चा है। इसी के साथ आज अखिलेश यादव केसीआर से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के एक मंत्री ने संपर्क में होने का दावा किया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हैदराबाद दौरा है। बताया जा रहा है कि केसीआर और आरजेडी के कुछ मंत्री जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव और केसीआर के बीच आज मीटिंग की जाएगी। केसीआर आरजेडी के नेताओं के बीजेपी से संपर्क में होने की चर्चा हो रही है। इसी के साथ आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव केसीआर से मुलाकात करने हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हैदराबाद दौरा है। आपको बड़ी खबर बता दें, बताया जा रहा है कि केसीआर और आरजेडी के कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में है। इसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, बताया जा रहा है कि केसीआर और आरजेडी के कुछ नेता जो हैं बीजेपी के संपर्क में हैं। वहीं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैदराबाद के दौरे पर हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर आज हैदराबाद पहुंचेंगे। अगर बात करें तो आज हैदराबाद में जाकर वो केसीआर से मुलाकात करेंगे। अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चल रही है कि आरजेडी और केसीआर की पार्टी के तमाम नेता कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में हैं और इसे देखा जा रहा है कि जो विपक्ष की एकता का मिसाल कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिला है। उसके ठीक बाद तमाम
सत्ता पक्ष के लोग कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी दरमियान अब आरजेडी और साथ ही साथ केसीआर के दल के तरफ के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो कहीं ना कहीं बीते दिन मुलाकात के तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं और नजदीकियां की बात की जा रही है। उसी मुद्दे को लेकर आज सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव केसीआर से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ केसीआर को कहीं ना कहीं देखा जाए तो महागठबंधन जो विपक्षी दलों का बन रहा है उसमें लाने की एक प्रयास करेंगे। अगर बात की जाए तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैदराबाद के बीते दिन भी दौरे गए थे। केसीआर कहीं ना कहीं लखनऊ भी आए थे और माना जाता है कि केसीआर और अखिलेश यादव के बीच एक मधुर संबंध है। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरना है 2024 के चुनाव में, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही आरजेडी के तमाम नेता जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऐसा नजदीक में है, साथ ही इसको लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कटाक्ष भी कर चुके हैं कि बिहार के अंदर में महाराष्ट्र जैसी स्थिति है और महाराष्ट्र जैसा ही हश्र होगा, जिसके बाद ये बैठक कहीं ना कहीं ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। क्योंकि जहां एक तरफ विपक्षी एकता की मिसाल देखने को मिली, उसके ठीक बाद एनसीपी दो टुक में बंटती है, उसके ठीक बाद आरजेडी और केसीआर के दल के तमाम नेता एकत्रित होते हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ती, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनसीपी के ही हश्र पर कहीं ना कहीं आरजेडी देखी जा सकती है। तो ये बैठक कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। और अखिलेश यादव आज केसीआर से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि केसीआर जो है विपक्षी एकता में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो विपक्षी दलों की जो अगली बैठक होने वाली है, इस बैठक में कहीं ना कहीं देखा जाए तो केसीआर को भी सम्मिलित करने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है और इसकी अगुवाई सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज जब मुलाकात करेंगे तो किन विषयों पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो आरजेडी के तमाम नेता हैं जो बीजेपी के नजदीकियों में हैं, साथ ही साथ केसीआर के भी दल के तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, इस विषय पे चर्चा की जाएगी केसीआर और अखिलेश यादव के बीच। अब बैठक के बाद जब अखिलेश यादव इस बैठक को लेकर अपना बयान देंगे, उसके बाद साफ होगा कि किन विषयों पर चर्चा की गई है नंदिनी। मगर अगर देखें तो सियासी मायनों से ये बैठक काफी अहम है। जी विभांशु, देखिए वहीं पर रामदास अठावले ने कहा कि जिस तरीके से सियासत में खेल महाराष्ट्र में हुआ है वो कहीं ना कहीं आरजेडी और केसीआर के बीच भी हो सकता है, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के भी लेकर कहा कि कुछ नेता जो है बीजेपी के संपर्क में है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती थी, जिसे अपना दल सोनेलाल की तरफ से जन स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें अगर बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में पक्ष एकता की मिसाल देखने को मिली, यानी कि यस लॉबी की एक जुटान देखने को मिली, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। अगर बात करें तो रामदास अठावले इस बैठक में कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए थे। वो अपने संबोधन के बाद कहीं ना कहीं एक इशारा करते हुए नजर आए कि विपक्षी एकता पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए, जिसके ठीक बाद राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में उनकी एक प्रेस वार्ता की जाती है, जिसमें उस बात को वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता, तमाम विपक्षी दलों के विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के बीच में एक घमासान शुरू हो गया है। और लेकिन देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती अब बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत का खेल देखा गया है, तो विपक्षी एकता में अब कितनी बड़ी चुनौतियां आती जा रही हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर में कहीं ना कहीं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन चल रहा था। उस दरमियान आपने देखा कि शिवसेना दो धड़े में बट गया, उद्धव गुट और साथ ही साथ शिवसेना। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक होकर कहीं ना कहीं सरकार बनाती है और शिवसेना उद्धव कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाती है, जिसके ठीक बाद एक और सियासी पहल देखने को मिली, सियासी हलचल देखने को मिली कि कल एनसीपी से अजीत पवार डिप्टी सीएम का शपथ
लेते हैं और तमाम विधायकों को लेकर कहीं ना कहीं वो गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं। उसके ठीक बाद से अगर बात की जाए तो तमाम विपक्षी दल जो हैं वो लगातार अपने विधायकों से संपर्क साध रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साफ है कि जहां एक तरफ अगर देखा जाए तो रामदास अठावले बयान दे रहे हैं कि तमाम विपक्षी दलों के नेता बीजेपी से संपर्क में है, उसके बाद तमाम विपक्षी दल के नेता अपने विधायकों को सजोने में लगे हुए हैं। उसी का परिणाम है कि आज अखिलेश यादव केसीआर से मुलाकात करने पहुंचे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का आज बागपत दौरा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी आज बागपत दौरे पर है। किसान भवन का उद्घाटन करेंगे जयंत चौधरी। किसान भवन का उद्घाटन करने के लिए आज बागपत पहुंचे हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो रालोद प्रमुख जयंत चौधरी बागपत में है, जहां पर वो किसान भवन का उद्घाटन करेंगे। साल 2006 में गेस्ट हाउस का हुआ था निर्माण। पूरे गांव में स्वर्गीय अजीत सिंह ने कराया था निर्माण। बागपत पहुंचे हैं आरएलडी के प्रमुख। बता दें कि जयंत चौधरी का आज बागपत दौरा है। किसान भवन का उद्घाटन करेंगे जयंत चौधरी। जयंत चौधरी किसान भवन का उद्घाटन करने के लिए बागपत पहुंच रहे हैं। जयंत चौधरी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी दौरान जयंत चौधरी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साल 2006 में गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया था, जिसके उद्घाटन के लिए आज जयंत चौधरी बागपत पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, जयंत चौधरी आज बागपत दौरे पर है, जहां वो एक किसान भवन का उद्घाटन करेंगे। देखिए नगरी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज अपने बागपत के दौरे पर हैं और बागपत वो पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की नजदीकियां बढ़ रही हैं, राष्ट्रीय लोकदल अपनी समरसता अभियान के तहत गांव-गांव और जिलों में अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, अपने लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर बात करें तो आज एक किसान भवन का उद्घाटन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के द्वारा किया जाएगा। इसके पहले अगर बात की जाए तो उनके पिता ने पूरा गांव में इसका निर्माण कराया था 2006 की ये बात है। और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा एक किसानों के हितकारी मुद्दे को शुरू से उठाती रही है। इसके संस्थापक चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और किसानों के मसीहा माने जाते थे। किसानों की हर एक मुद्दे को सदन में जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह ने रखा है, उसके बाद इस लेगेसी को अगर बात करें तो अजीत सिंह के बाद राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जयंत चौधरी आगे ले जा रहे हैं। लेकिन अगर राजनीतिक समीकरणों की माने तो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके खास मायने भी निकल जाते हैं, जहां सभी राजनीतिक दल तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 9 साल कार्यकाल को गिना रही है, उपलब्धियां गिना रही है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय लोकदल भी अपनी समरसता अभियान के तहत अपने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी उनको संबोधित करके आगामी चुनाव के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए बाकायदा समरसता अभियान अकेले ही राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शुरू कर दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, विधानसभा चुनाव से लेकर बात करें उपचुनाव में तो डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो जयंत चौधरी ने की थी, जिसका अच्छा खासा लाभ जो है राष्ट्रीय लोकदल को मिला था। बात की जाए तो इस लोकसभा चुनाव में भी जयंत चौधरी कुछ इस प्रकार से कैंपेनिंग कर सकते हैं कि वो एक एक आदमी के दरवाजे पर जाएं, अपनी पार्टी की विचारधारा को बताएं और जिन मुद्दों को लेकर सरकार की खिलाफत वो कर रहे हैं उन मुद्दों को आम जनता तक समझा सके। जी देखिए, वहीं पर यूपी की सियासत में जयंत चौधरी को लेकर एक सियासी हलचल तेज हो गई है कि रामदास अठावले ने कहा है कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जी कल आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले लखनऊ प्रवास पर थे और जिस तरीके से एनडीए ने अपना एक छोटा सा विस्तार, अपने छोटे कुनबे का विस्तार दिखाया या कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन दिखाया, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल देखी गई, जहां अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए कुल 9 विधायकों के साथ। अब अटकलें ये तेज लगाई जा रही है कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच अंदरूनी बातचीत चल रही है। ऐसी भी खबरें आई थी कि जब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी विदेश दौरे पर थे तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी और रालोद के बीच संपर्क साधने की कोशिश हुई, कुछ बातचीत करने की
कोशिश है कुछ मुद्दों पर। अब देखना होता है कि ये चीजें खुलकर कब तक आ पाती है। आम चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, सभी पार्टी अपना अपना स्टैंड ले रही है। जहां अखिलेश यादव BKCR से मिलने आज जाएंगे और जिस तरीके से चीजें भारतीय राजनीति के समीकरण में लगातार बदलाव हो रही है, ये दिखाता है कि किस तरीके से सभी राजनीतिक दल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में दिख रहा है, जहां हर कोई अपने सहयोगी, अपने साझेदार को अपनी तरफ अपने पाले में करने में सक्षम दिख रहा है। अगर बात करें पिछले 2 लोकसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रही है और लगातार विपक्ष को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत का खेल हुआ है, सबने देखा है, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब यूपी में सेंधमारी करेगी क्या? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और संगठन और केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ ऐसे भी चेहरे शामिल हो सकते हैं जिससे कुछ लोगों को आश्चर्यचकित भी होना पड़ेगा। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 लोकसभा सीटों वाला यह प्रदेश है। तमाम जातीय समीकरण इस प्रदेश से होकर गुजरते हैं और जिस तरीके से देखा जाए बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी सेंधमारी का दौर किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा चलता ही रहेगा। सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े। लेकिन फिर बात करें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, देखिए विपक्षी एकता में जब बैठक हुई थी तो उसमें भी शामिल नहीं हुए, तो क्या ये कयास वाकई में लगाया जा रहा है कि वाकई में आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं क्या? देखिए, अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी ने उस बैठक में हिस्सा लेने के पीछे अपनी एक वजह बताई थी और नीतीश कुमार को बकायदा एक पत्र लिखा था, बैठक की शुभकामनाएं दी थी और बैठक देश के लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है यह भी बताया था। इस बैठक से ये अनुमान लगाया जाना आसान नहीं होगा कि वो किस ओर रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और काफी दिनों से लगातार रालोद के अंदर कार्यकर्ताओं का भी ये मत रहा है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन से उत्तर प्रदेश से रालोद को बाहर निकलना है या उसके बाद ये कांग्रेस के साथ जाए या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए। तमाम ऐसी अटकलें आई कि कांग्रेस के साथ रालोद जा सकती है क्योंकि राजस्थान में रालोद का एक विधायक है जो कैबिनेट मंत्री है। तमाम ऐसी अटकलें कहते अब अटकलें लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रालोद का गठबंधन चुनाव को देखते हो सकता है। फिलहाल अब तक कोई मुहर नहीं लग पाई है और जल्द ही इस बात का खुलासा भी होगा कि आखिर राष्ट्रीय लोकदल अपना पक्ष किस तरीके से रखता है और किसके साथ इस लोकसभा चुनाव में जाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। लखनऊ में जहन्नुम का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन, बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से है जहां जहन्नुम का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किए 3 आरोपी। यूपी एटीएस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाजिम सादिक और अजहर मलिक को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर लखनऊ से है। रेशमा की तलाश में जुटी एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेशमा ने ऑनलाइन गेम में फंसाया था। जहन्नुम का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किए हैं 3 आरोपी। यूपी एटीएस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाजिम सादिक और अजहर मलिक को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। रेशमा की तलाश में जुटी यूपी एटीएस। रेशमा ने ऑनलाइन गेम में फंसाया था जिसकी तलाश कर रही है यूपी एटीएस। बता दें जहन्नुम का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाजिम सादिक और अजहर मलिक को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रेशमा की तलाश जारी है। बता दें कि रेशमा ने ऑनलाइन गेम में फंसाया था जिसकी यूपी एटीएस लगातार तलाश कर रही है। जहन्नुम का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाजिम सादिक और अजहर मलिक को गिरफ्तार किया है यूपी एटीएस ने। वहीं रेशमा की तलाश जारी है। बताया जा रहा है ऑनलाइन गेम में फंसाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया।
तो बता दें, रेशमा ने ऑनलाइन गेम में फंसाया था, जिसकी यूपी एटीएस लगातार तलाश कर रही है। जहन्नुम का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद तलाश कर रही है रेशमा की, जिसने ऑनलाइन गेम में फंसाया था। नाजिम सादिक और अजहर मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने नाजिम सादिक और अजहर मलिक को गिरफ्तार किया है। वहीं लगातार यूपी एटीएस रेशमा की तलाश कर रही है। रेशमा ने ऑनलाइन गेम में फंसाया था। जहन्नुम का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी एटीएस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से यूपी एटीएस की टीम जो है धर्मांतरण के मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि यूपी में लगातार केस देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और इसको लेकर के यूपी सरकार जो है वो भी पूरी तरीके से सख्त है। क्योंकि धर्मांतरण के मामले में जो कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके के कोई भी केस आते हैं तो उसको गंभीरता से लिया जाए और इस पर कार्रवाई भी की जाए। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि गाजियाबाद का जो केस आया था सामने, क्योंकि उसमें धर्मांतरण के जो मामले सामने आए थे वो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए थे, जिसमें माइनर बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था। फिलहाल उस मामले में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब जो एक बड़ा खुलासा किया गया है एटीएस के द्वारा वो है बालिग लोगों का। क्योंकि ये भी एक ऑनलाइन गेम के जरिए की बात है, क्योंकि ऑनलाइन कैरम का गेम है। इसमें जो एक रेशमा नाम की जो युवती है उसने जो है गौरव नाम के शख्स को जो है उसमें अपना शिकार बनाया। फिलहाल जिस तरीके से दोनों के बीच वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप के बाद उसने जो है जिस तरीके से जो उसके ऊपर डर बनाया, डराया धमकाया, जहन्नुम का जो डर बताया गया कि जिस तरीके से अजाब होता है उसको लेकर के जो डराया धमकाया, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन इसके साथ जो 3 और आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनका जो अलग अलग काम था, क्योंकि जिसमें बताया जा रहा है कि गौरव को पहले नौकरी देने का लालच दिया गया, उसके बाद फंडिंग का लालच दिया गया, उसके बाद शादी का लालच दिया गया। ऐसे कई लालच दे करके जो धर्मांतरण का जो मामला है वो सामने आया। फिलहाल इस मामले में एटीएस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी भी की। लेकिन सवाल ये रहा कि जिस तरीके से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जो युवती थी वो युवती एटीएस की गिरफ्त से दूर है और उसकी गिरफ्तारी में लगातार छापेमारी चल रही है। फिलहाल जिस तरीके से एटीएस का कहना है कि जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इन लोगों के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जो लोग हैं उनको जो है बरगलाने का काम करते थे, उनका धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते थे। अगर वो धर्म परिवर्तन से इनकार करता था तो उसको पैसों का लालच दिया जाता था, नौकरी की लालच दी जाती थी। इसके साथ ही जो शादी की बात की जाए, जिन लोगों की शादी नहीं होती थी उनको शादी की लालच दी जाती थी कि उनकी शादी करा दी जाएगी। ऐसे ही मामलों में जो धर्मांतरण के मामले हैं, फिलहाल जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी में फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है। और इसके साथ ही एटीएस ये दावा कर रही है कि जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसके साथ इस मामले में और भी एक बड़ा गिरोह होगा। इसको लेकर के अभी फिलहाल खुलासा होना बाकी है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रेशमा अभी फरार है, रेशमा की गिरफ्तारी के बाद भी इस मामले में कई राज खुल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस इन लोगों को रिमांड पर भी ले सकती है और रिमांड के बाद एक ये बड़ा नेटवर्क भी खोल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग का जरिए, क्योंकि ऑनलाइन गेम का आपको याद होगा गाजियाबाद वाला केस जिसमें मास्टरमाइंड पकड़ा गया था बद्दो, शाहनवाज उर्फ बद्दो, क्योंकि उसके पास जो चैटिंग मिली थी वो बाकायदा ऑनलाइन जो गेमों की चैटिंग थी, उसके साथ एक ग्रुप बना हुआ था सोशल मीडिया, उस पर लोगों को जोड़ा गया था, उसमें कई लोग शामिल थे। क्या कहीं क्योंकि कयास ये भी है कि ये दोनों ही नेटवर्क एक ही से तो नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप माइनर बच्चों का, एक ग्रुप जो है बालिग बच्चों का, क्योंकि ये इन सभी पहलुओं पर एटीएस जो है जांच करने की बात करी और एक बड़ा खुलासा करने का भी दावा कर रही है। तो बता दें, यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धर्म परिवर्तन को लेकर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच यूपी एटीएस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन धर्मांतरण जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, इसी के बीच यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही रेशमा की तलाश जारी है। आज के लिए शहर खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।